गुड मॉर्निंग। तो होमवर्क डिस्कस करते हैं। ग्रुप पे मैंने आपको देखा है, बहुत सारे डाउट्स आपने पूछे भी हैं, कुछ क्वेश्चंस में डाउट्स हैं। वैसे देखा जाए तो S1 के अंदर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने डाउट्स नहीं पूछे हैं। 16 तक हम कर चुके थे, 16 के आगे 17 से 28 तक मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे। 17 से 28 तक, ठीक है। तो चलिए उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं 17 से लेके 28 तक में। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर मैं एक डिस्कस कर रहा हूं 21। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए यहां पर मैं वही क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो मुझे लग रहा है सही है। अदरवाइज आप में से बहुतों ने ग्रुप्स में भी, जो डाउट ग्रुप्स है उनमें भी आपने पूछे हैं, उनको समझने की कोशिश करिए। 21, what total volume in liter at 600 degrees Celsius and 1 atmosphere could be formed by the decomposition of 16 gram NH4NO3। तो सबसे पहला काम बैलेंस रिएक्शन हमें लिखनी होगी। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन गिवन है, ट्वाइस N2 प्लस O2 प्लस 4H2O, और ये भी गिवन है कि ये भी गैसेस स्टेट में है। अच्छा, अगर यहाँ पर नहीं गिवन होता तो टेम्परेचर से आप चेक कर सकते हो। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो H2O गैसेस स्टेट में होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम है तो H2O जो है वो लिक्विड स्टेट में होगा। तो राइट डाउन 600 डिग्री सेल्सियस है तो वो गैसेस स्टेट में हम कंसीडर करेंगे। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप, इसके मोल्स निकालने होंगे आपको। 16 ग्राम दे रखा है तो पहला काम इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, मॉलिक्यूलर मास। तो NH4NO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 14, 48 प्लस 62, 62, 66 प्लस 40, कितना हो गया ये 80। तो 16 डिवाइडेड बाय 80 यानी 1/5 यानी कितने मोल्स, 0.2 मोल्स। तो इसके 0.2 मोल्स हैं, इसके कितने बनेंगे, इसके भी 2 से 2 तो 0.2, 2 से 1 तो 0.1 और 0.2 से 0.4 मोल। टोटल सबके मोल्स, क्योंकि सभी केसेज है तो टोटल मोल्स कितने होंगे, 0.7 मोल। अब आपको क्या लगानी होगी, PV इक्वल्स टू NRT इक्वेशन। PV इक्वल्स टू NRT इक्वेशन, और प्रेशर दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस से आपको कन्वर्ट करना होगा मोल्स 0.7, 0.0821 इंटू 873। देखिए इनमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इधर उधर हो सकती है, बिकॉज ये क्या होता है 0.0821, 873 टिपिकल कैलकुलेशन है। एग्जाम में कुछ डाटा सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। जैसे एग्जामिनर कभी कभी ये दे देता है कि R की वैल्यू आप 0.08 ले लीजिए, तो वहां पर कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती है। तो अभी आप पीछे वाले आंसर में और आपके आंसर में हो सकता है माइनर सा डिफरेंस हो। अब ये जो डिफरेंस है वो इस तरह से कैलकुलेट होता है परसेंटेज वाइज। परसेंटेज वाइज जैसे 800 है, अब 800 मान लो, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें आपका 799 आया तो 800 से 799 परसेंटेज वाइज कोई डिफरेंस नहीं हुआ तो आंसर सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। आप में से कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 भी पूछ रहे हैं, उसको ढंग से देखो। XE, चलिए बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 20, बैलेंस रिएक्शन लिखनी होगी। XeF6 प्लस आयोडीन गिवन IF7 प्लस जीनॉन, बैलेंस करना होगा। तो बैलेंसिंग के लिए यहां पर हमें देखना होगा, आई थिंक इसको देखा जाए तो एक तो जीनॉन यहां पर 7 है तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट लेना होगा ताकि कैलकुलेशन आसान हो, क्योंकि यहां पर F6 है, यहां पर 7 है, तो या तो सीधा सीधा यहां पर 7 से और यहां पर 6 है, तो ये भी 42, फ्लोरीन 42, फ्लोरीन को हमने बैलेंस कर दिया। अब जिनोन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर जिनोन बैलेंसिंग हो जाएगी। अब आयोडीन को यहाँ पर 6 आई है तो यहाँ पर 3I2 बैलेंसिंग हो गई, बैलेंसिंग हो गई। अब यहाँ पर XeF6 के कितने मिलीमोल्स दे रखे हैं, 3.5 मिलीमोल्स है। ध्यान रखना मोल्स में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻3 इतने मोल्स अगर इसके हैं तो आई हमें बताना कि किसके,
IF7 के कितने मिलीमोल्स बन जाएंगे, कैलकुलेट कर लो। इसके 6/7 इंटू 3.5 इंटू 10⁻⁻3। इधर आगे क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले सेक्शन में हम देखें तो सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर है। सभी रिएक्शंस को पहले बैलेंस करना है, सभी के आपको मिलीमोल्स निकालने, जो भी रिएक्टेंट दे रखे हैं उनके मिलीमोल्स निकालने हैं, और मिलीमोल्स निकालने के बाद आपको चेक करना होगा कि इसमें से कौन सा लिमिटिंग है, तो वो आपको फाइंड आउट करना होगा। क्वेश्चन चाहे तो चलिए एक मैं बता देता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट क्वेश्चन नंबर 22 में बता रहा हूं क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन नहीं दे रखी। H3PO4 कन्वर्टिंग इनटू, ये क्या बनाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट, तो Ca3PO4 ट्वाइस, यहां पर ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। ये कैसे डिसाइड किया, वैलेंसी कैल्शियम पर +2, फॉस्फेट पे -3, तो +2 और -3 के अकॉर्डिंग, प्लस यहां पर बाकी जो है 3, यहां पर H2CO3, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। ये इसकी बैलेंसिंग हो गई। दोनों के मोल्स निकालो, कैल्शियम कार्बोनेट के और H3PO4 के, दोनों के मोल्स निकालो और दोनों के मोल्स निकाल के चेक करो कि कौन लिमिटिंग है। इसके अगर हम मोल्स निकालें 50 ग्राम यानी कितने मोल, हाफ मोल। H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा 48 प्लस 31, 48 प्लस 31 कितना हो गया 79, 82 समथिंग लाइक दैट, 82 और 82 मास कितना दे रखा है 73.5 डिवाइडेड बाय 82। चेक करो कैलकुलेशन, लिमिटिंग कैसे निकालोगे, 0.5 डिवाइडेड बाय 3 और यहां पर 73.5 डिवाइडेड बाय 82/2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेटा सिंपल नहीं है, यहां पर वैल्यू निकालो और चेक करो कि कौन लिमिटिंग है, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी आपको कि कितनी आ रही है, तो जो कम होगा वो लिमिटिंग हो जाएगा, ठीक है, और आगे सॉल्व कर सकते हो। ये तो बात हुई S1 की। आगे बढ़ते हैं, और कोई डाउट नहीं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है, एग्जैक्टली प्रोसीजर सबका सेम है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, राइट। सबका प्रोसीजर एक ही जैसा है, तरीका जो मैंने बताया स्टेप्स, ओके ये मैंने गलत निकाल लिया होगा, H3PO4 का कितना आ जाएगा, सॉरी ये गलत बोल दिया, 48 नहीं 64 प्लस 31 प्लस 3 8 98, तो यहां पर सॉरी ये एक ऑक्सीजन मैंने कम ले लिया 98, ठीक है ना। O1 में हम आ रहे हैं, O1 इसके अंदर पहले मैं बात कर रहा हूं 1 से लेके 9 तक। अथर्व थोड़ा सा सोचो, मिलीग्राम ग्राम में डिफरेंस पता है, अथर्व मिलीग्राम और ग्राम में डिफरेंस पता है, तो किसी भी टर्म के आगे मिली लगाते हैं तो उसका मतलब वही होता है, किसी भी टर्म के आगे मिली लगा लोगे तो उसका मतलब वही होता है। चलिए O1 की अब मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर इसके अंदर मैं ले रहा हूं सबसे पहले 4th, O1 4th, इसके अंदर दिया हुआ है 1 ग्राम आयन, जैसे 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 ग्राम आयन। अगर आयन है तो 1 ग्राम आयन, मॉलिक्यूल है तो 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो यहां पर इन सब का मतलब यही है 1 मोल से है। तो हमारे पास राइट नाउ 1 मोल एल्यूमिनियम +3 है, यानी एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हो गए Na,
और हर एक एटम पर कितना चार्ज है, हर एक एटम पर कितना चार्ज है, +3, तो Na एटम्स चार्ज कितना हो जाएगा 3Na, और हर एक एटम पर चार्ज अगर हम निकालें तो +1, तो वो चार्ज कितना होता है, इस या तो इसे E से लिख दीजिए या 3Na, और E की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी आर गिवन। इसका एटॉमिक वेट ए और बी का दे रखा है, इसका 40 और इसका 80। इसके x ग्राम है और इसके कितने ग्राम है, 2x ग्राम। मोल्स अगर हम निकालेंगे तो x/40, यहां पर 2x/80, तो x/40, यानी यहां पर और यहां पर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सेम है, दोनों जगह नंबर ऑफ मोल्स सेम है। मोल्स अगर सेम है तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स भी जो होंगे उतने ही होंगे, तो y एटम्स थे उसके, इसके भी y एटम्स होंगे। देन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में बता रहा हूं, यस 5th का आंसर जो है सी आंसर ही होगा, y एटम्स इसके भी और इसके भी y एटम्स। क्वेश्चन नंबर 9 O1 का, CO2 और NO2 इनका मास रेशियो दे रखा है 2 ग्राम 5 ग्राम, लेकिन मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालना है तो मास को पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, मोल्स में, तो 2 डिवाइडेड बाय 44, और NO2 के लिए 5 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा 32 प्लस 14 46। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो, सॉरी NO2 नहीं है, गलत लिख दिया मैंने, N2O, ये कितना हो गया N2O, ये भी 44 ही है। अच्छा, दोनों का मॉलिक्यूलर मास देखा जाए तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो रेशियो लेने पर ये वापस से वही आ जाएगा, तो 9th का आंसर सेम रहेगा, जो मास का रेशियो होगा वही मॉलिक्यूल्स का रेशियो होगा, बिकॉज दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है वो सेम है। ठीक है, देन इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 13 में एक बार ले रहा हूं, है तो बड़ा सिंपल सही। मास कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल्स में। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, x ग्राम A एटम्स कंबाइन विथ B, A प्लस B, कोई कंपाउंड प्रोडक्ट बन रहा है, मैं इसको प्रोडक्ट लिख देता हूं, कुछ भी हो जाए, बैलेंस नहीं किया है हमने इसको। फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड फॉर्म, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड फॉर्म गिवन है, इसके x ग्राम, यहां पर ग्राम लिख रहा हूं, बी केयरफुल, x ग्राम, इसके कितने एटम्स है y एटम्स, ये y एटम्स के साथ कंबाइन हो रहा है, और इसके कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं 5 मॉलिक्यूल। देखिए, जो जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, हम ये कहते हैं इसमें ना तो कोई मास क्रिएट होता है ना कोई मास डिस्ट्रॉय होता है, तो जितना मास आपने स्टार्टिंग में लिया है फाइनल मास भी उतना ही होगा। मास, मॉलिक्यूलर मास की बात नहीं कर रहा हूं, मास जितना स्टार्टिंग में होगा उतना ही फाइनली होगा। तो आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ का मास निकाल के उसे इक्वेट करना है, दोनों तरफ के मास को आपको इक्वेट करना है।
वो हम कैसे कर सकते हैं वो अब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो ये तो ऑलरेडी ग्राम में ही है, ये ग्राम में, तो हमें इन दोनों का मास भी किस में निकालना होगा, ग्राम में निकालना होगा। तो यहां पर इसके वाई एटम्स है, मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना होगा, एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये क्या आ गए मोल्स, और बी का एटॉमिक मास दे रखा है एम, तो इसको बी के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया, एम ग्राम, ये मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो ये वाई एटम्स का मास हो गया, ये ए एटम का मास है, ये टोटल मास हो गया, इतना इनिशियली हमने लिया था, और 5 मॉलिक्यूल का मास भी इतना ही होना चाहिए। तो यहां पर भी वही लॉजिक, पहले इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मोल्स में, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड जो हमें निकालना है। ये इक्वेट कर दो, ये यूनिट्स है, ग्राम ग्राम ग्राम, वो कैंसिल आउट हो जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ऑक्सीजन और कोई अननोन गैस है, अननोन लिख देता हूं उसको, इक्वल वॉल्यूम है और इक्वल वॉल्यूम सेम कंडीशंस पर, तो यहां पर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। कंडीशन सेम का मतलब होता है प्रेशर टेम्परेचर सेम है, कहा जा रहा है वॉल्यूम भी सेम है, इक्वल वॉल्यूम है तो प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, तो इसका मतलब दोनों के मोल्स भी सेम होंगे। दोनों के मोल्स सेम है तो मोल्स को इक्वेट कर दो। ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं 1/32 इक्वल्स टू कोई और गैस का मास कितना है 2.375 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। दोनों के मोल्स को हमें इक्वेट कर दिया क्योंकि दोनों का वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर सेम है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है तो मोल्स भी सेम होंगे। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 तक कोई इश्यू नहीं है, 23, 24, 25 होल्ड करिए। 23, 24, 25 पहले मैं कुछ और एग्जांपल्स दूंगा, उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस को वापस से अटेम्प्ट करना होगा, अभी इनको होल्ड करिए। हाँ, 23, 24, 25 तीनों के लिए मैंने बोला है, राइट, उसको होल्ड करिए। आगे बढ़ रहे हैं 26, 27, 28, 29। ये सब लिमिटिंग के क्वेश्चन है। चलिए 28 में वापस बता देता हूं। प्रोडक्ट बन रहा है C12H22O11, तो कार्बन 12C प्लस H2 प्लस O2। यहां पर इसको बैलेंस करना होगा, कार्बन बैलेंस है, इसको बैलेंस करने के लिए, और ये 11/2। 84 ग्राम कार्बन कितने मोल्स हो गए 7 मोल्स, हाइड्रोजन कितने मोल्स 6 मोल्स, ऑक्सीजन 56 लीटर, 1 एटमॉस्फेयर 273, तो इसके मोल्स के लिए 56 डिवाइडेड बाय 22.4 मोल्स निकाल लेना। लिमिटिंग चेक करो, फिर से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये तो बात हुई डिस्कशन की। हाँ, इसमें से अभी ड्यू है क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25, ये तीनों क्वेश्चन अभी ड्यू है। मैं बताऊंगा आपको कब इनको करना है, पहले हम इसमें कुछ और क्वेश्चंस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर हमारा जो डिस्कशन था वो लिमिटिंग पर था। लिमिटिंग के हमने और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। मैं फिर से कहूंगा, जिन स्टूडेंट्स को अभी भी टाइम लग रहा है, ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी स्पीड इतनी हो जानी चाहिए कि एवरेज 2 मिनट के अंदर आपसे ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अभी अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, आप इन क्वेश्चंस को फिर से करो, टाइम कम होना चाहिए। एक बार नहीं, आपको
पहली चीज मैं ये बहुत क्लियर कर दूं, किसी को भी ये लग रहा होगा शीट अगर एक बार होगी तो काम हो गया, नहीं, इन शीट्स को आपको 5, 6, 7 बार करना होगा, बार बार रिपीट करना होगा, जब तक आपका कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हाँ कि अब तो मैं बहुत इजीली ये कर सकता हूं। तो वो क्योंकि पहली बार जब आप करते हो, एक क्वेश्चन करते हो, आप दूसरे पे आ जाते हो, पहले क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं होता है। जब आप सेकंड टाइम करते हो तो आपको लगता है पहले वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन एक जैसा ही है, ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं लगता है। फिर जब आप सेकंड से थर्ड टाइम पाते हो तब आपको लगता है इसको मैं किसी और तरीके से भी कर सकता हूं। पहली बार जब आप या पहली या दूसरी बार करते हो तो आपके माइंड में और दूसरे मेथड्स नहीं आते हैं, आपको बस एक तरीका आपको पता होता है, उसी से आपको लगता है करना है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तब आपके माइंड में और तरीके भी आते हैं, आप कंपैरिजन भी करते हो कि यार पहले भी इस क्वेश्चन में ऐसा किया तो क्यों ना इस क्वेश्चन को हम ऐसा कर दें। तो ये जो सिचुएशन आती है वो थर्ड और फोर्थ टाइम में आती है। तो यहां पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार इनको रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो एवरेज जैसा भी मैंने बोला है, इसमें भी मैं आपको बता दूं कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन में है कुछ नहीं, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, लेकिन वही सिली मिस्टेक्स होती रहती है, तो उनको भी आपको अवॉइड करना है। चलिए, लास्ट क्लास के अंदर जो हमारा डिस्कशन था उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, उस जिस तरह का क्वेश्चन शीट में भी था, लिमिटिंग से रिलेटेड ही है क्वेश्चन। आप लिखिए 20 मोल मिक्सचर ऑफ lithium and O2 is used to produce Li2O. Li2O. Find maximum moles of Li, maximum mass of Li2O produced। 20 मोल मिक्सचर है लिथियम और ऑक्सीजन का, और इससे हम बना रहे Li2O। तो सबसे पहला काम बैलेंस रिएक्शन लिखनी होगी, लिथियम प्लस O2 गिविंग Li2O। बैलेंस करना होगा, इसको 2 टाइम्स कर दिया ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, और यहां पर 4 टाइम्स। ये एक बैलेंस रिएक्शन है। अब लिथियम का वैसे तो जरूरत नहीं, लेकिन हाँ लिथियम का एटॉमिक मास भी मैं बता देता हूं। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7। अब लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है कि सर हमें तो 20 मोल मिक्सचर दे रखा है लिथियम और ऑक्सीजन का, हमें तो ये तो पता ही नहीं कि लिथियम के कितने मोल्स है और ऑक्सीजन के कितने मोल्स है। तो लिथियम और इंडिविजुअल मोल्स तो नहीं पता है कि इसके कितने इसके कितने। हाँ, लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या जा रहा है कि मैक्सिमम मास कितना प्रोड्यूस किया जा सकता है। देखिए, इसके अंदर आप ये कह सकते हो, अगर मैं ये कह दूं 20 मोल मिक्सचर के अंदर केवल लिथियम ही लिथियम है, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो फिर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। या केवल पूरी ऑक्सीजन है तो आप प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बना सकते हो। यानी अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो उस मिक्सचर के अंदर लिथियम और ऑक्सीजन दोनों को कंसिडर करना होगा, और जो कि गिवन भी। बट अब क्वेश्चन आता है कितने मोल्स माने, क्या दोनों के 10-10 मोल्स मान ले, दोनों के 10-10 मोल्स मान ले, या एक के 5 दूसरे के 15, क्या माने। क्वेश्चन ये आता है कि किसके कितने मोल्स हमें मानने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं ऐसे ही रफली कुछ ले लेता हूं कि लेट्स से इसके भी 10 मोल्स हैं और इसके भी 10 मोल्स हैं, दोनों के मैंने 10-10 मोल्स मान लिए। लेकिन अब यहां पर क्या लगता है आपको, ये दोनों जो मोल्स हमने माने 10 इसके 10 इसके, लिमिटिंग चेक करना पड़ेगा आपको। लिमिटिंग देखा जाए तो यहां पर 10 डिवाइडेड बाय 1, यहां पर 10 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या यार 2.5, यानी इसकी स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट कम है, तो ये क्या हो गया LR, यानी प्रोडक्ट आपको इससे डिसाइड करना होगा। तो 4 मोल से कितने बन रहे हैं 2 मोल्स, तो यहां पर 10 से कितने बन जाएंगे 5 मोल्स, 5 मोल्स। ये क्या हो गया 0, और 10 के साथ कितने रिएक्ट करेंगे 4 के साथ 1, तो 10 के साथ 2.5, तो 10 माइनस 2.5। अब ये सब फास्ट आपको करना होगा, ये मैं सब पहले भी बता चुका हूं। लेकिन अब यहां इश्यू ये है कि क्या हम
इससे ज्यादा और Li2O प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अगर इसके 10 और इसके 10 मोल्स माने तो इससे ज्यादा तो नहीं होगा। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या पूरी रिएक्ट कर गई? नहीं रिएक्ट करी। इसके केवल कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं? 2.5 मोल्स ही रिएक्ट कर रहे हैं, और 7.5 मोल्स जो है ऑक्सीजन बच गई। आप सोचो, आप ये जो बची हुई ऑक्सीजन है वो तो हमारे लिए यूजलेस हो गई। ये जो ऑक्सीजन बच गई है वो तो हमारे लिए यूजलेस है। ज्यादा अच्छा क्या होता कि हम ऑक्सीजन के जो 10 मोल्स माने थे, क्योंकि ये बच रहे हैं तो इसके मोल्स को हम कुछ कम कर दें, और जितने मोल्स इधर कम करें उतने मोल्स लिथियम के बढ़ा दें। उससे क्या होगा कि लिथियम के मोल्स बढ़ जाएंगे। मान लीजिए 7.5 में से कुछ कम कर दिया, इधर बढ़ा दिए, तो लिथियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके फिर से क्या बनाएगी? Li2O। ये और बन जाएंगे मोल्स, लिथियम Li2O के मोल्स और बढ़ जाएंगे। तो यहां पर अगर ऑक्सीजन बच रही है तो हमें क्या करना चाहिए कि ऑक्सीजन के जो मोल्स हम ले रहे हैं उसे थोड़ा कम कर दो, और उसकी जगह किसके मोल्स बढ़ा दो? लिथियम के। ऐसा कब तक करेंगे? जब तक ऑक्सीजन बच रही है तब तक आपको इसी तरह से करना चाहिए। यानी कंडीशन ये होनी चाहिए कि ना तो ऑक्सीजन बचे और ना ही लिथियम, दोनों में से कोई भी नहीं बचना चाहिए। अब दोनों में से कोई भी नहीं बचना चाहिए तो उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन ये है कि यहां से अगर हम देखें तो दिख रहा है कि इसके 4 मोल्स, और अगर इसके 1 मोल है तो ये रिएक्ट कर जाएंगे। यानी अगर लिथियम और ऑक्सीजन के मोल्स का रेशियो 4:1 है, 4:1 के रेशियो में आप लेते हो तो ये कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे, कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे। फिर ना तो लिथियम बचेगा ना ऑक्सीजन। यानी जो हमारे पास 20 मोल मिक्सचर है, जो ये 20 मोल मिक्सचर है, उसको हमें किस रेशियो में लेना चाहिए? 4:1 में। तो अब आपको 20 को किस रेशियो में डिवाइड करना है? 4:1। यानी आई थिंक बहुत आसान है। इसके हमें लिथियम के कितने मोल्स मानने होंगे? ये रेशियो लिख रहा हूं 4:1 के रेशियो में। कैसे आया 4:1? इसका कोफिशिएंट 4 और इसका 1, तो इसके 16 मोल्स और इसके कितने मोल्स? 4 मोल्स। इसके 16 और इसके 4 मोल्स। अब यहां पर आप देखोगे तो 4 मोल के साथ 1 मोल, तो 16 के साथ 4 मोल्स, इसके 16 मोल, इसके 4 मोल्स के साथ पूरे रिएक्ट कर जाएंगे। ये भी 0, ये भी 0, और यहां पर इसके 16 मोल्स है, इसके कितने मोल्स बन जाएंगे? 8 मोल्स। या ऑक्सीजन से निकाल लो 1 से 2, तो 4 से कितने? 8 मोल्स। 8 मोल्स आ गए। अब आप इसका मास निकाल सकते हो। Li2O के 8 मोल्स है। मास निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 14 × 16, यानी कितना हो जाएगा? 30। यानी आंसर इज 240 ग्राम। तो ये तरीका होता है जिसके थ्रू हमें इसको सॉल्व करना होगा। जो शीट के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 24 था वो इसी तरह से होगा। वहां पर भी मिक्सचर दे रखा है। कितना दे रखा है? 620 ग्राम मिक्सचर दे रखा है। 620 ग्राम मिक्सचर, उसको भी इसी तरह से करना होगा ताकि मैक्सिमम CO2 प्रोड्यूस हो। मैक्सिमम CO2 प्रोड्यूस हो तो वहां पर भी यही जरूरी है कि जो भी रिएक्टेंट है वो पूरे रिएक्ट कर जाए। जैसे यहाँ पर लिथियम और ऑक्सीजन है, वहां पर कोई भी रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट नहीं बचना चाहिए। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एक लाइन लिख सकते हो, फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी per mole of reactant, for maximum productivity per mole of reactant mixture, per mole of reactant mixture, ratio of moles of reactants equals to ratio of stoichiometric coefficient। जो stoichiometric coefficient का रेशियो है उसी रेशियो में उनके मोल्स होने चाहिए, उसी रेशियो में उनके मोल्स होने चाहिए, राइट। तो गिरीश मोर, मैं जब क्वेश्चन नंबर 24 एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको 23 के बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जब बता चुका हूं कि 23, 24 जैसे जैसे होगा मैं बता दूंगा। कमेंट वही करें जो रिलेवेंट हो, सबका नंबर आएगा, बट थोड़ा सा सोचें
कि किस क्वेश्चन को मैं पूछ रहा हूं। बात किसी और क्वेश्चन की चल रही है, आप क्वेश्चन किसी और का पूछोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। मिनिमम का कभी कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, सेंस नहीं बनता। हाँ मिनिमम के लिए, लेकिन फिर भी आप सोचो तो वो जीरो होगा, क्योंकि मान लीजिए मिक्सचर में कोई एक है ही नहीं। जैसे मैं मान लूँ ये 20 मोल्स पूरे ही क्या है, लिथियम है, ऑक्सीजन है ही नहीं, या इतनी कम है कि उसका है होना या ना होना बराबर है, बस। तो मिनिमम आंसर में प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो ये एक पार्ट था, लेकिन इसी के अंदर अब एक और पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो भी अब आपको थोड़ा समझना होगा। और ये जो पॉइंट अब मैं बताने जा रहा हूं, ये जो पॉइंट अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल सा पॉइंट है। लगता है कि इतनी सिंपल सी चीज है, लेकिन जो जेई देते हैं, जो जेई देते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जिन उनमें से 95% से भी ज्यादा, 95% से भी ज्यादा उनको ये नहीं पता होता है। बस किस्मत होती है कि उस पर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो इसीलिए वो काम चल जाता है। अदरवाइज मोर देन 95% स्टूडेंट को ये चीज नहीं पता होती है, जबकि इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस है। वो ठीक है, कभी सही हो जाते हैं, कभी गलत हो जाते हैं, वो किस्मत के ऊपर होता है, हमें पता ही नहीं चलता गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, वो हमें नहीं पता चलता है। क्या है पॉइंट, वो मैं आपको बता रहा हूं नाउ। यहां पर आपने इस तरह की बहुत सारी, जब ये लेट्स से एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन में हम कहते हैं कि कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती है, कुछ रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती है। जैसे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रैंडमली ले रहा हूं, ये जो रिएक्शन है इसका मैंने डेल्टा एच लिख दिया -50 किलो जूल पर मोल। ये इसी तरह से लिखा जाता है, तो -50 किलो जूल पर मोल ये इस रिएक्शन का डेल्टा एच है। इसे हम बोल देते हैं हीट। इसे आप अभी राइट नाउ हीट बोल सकते हो, इसके भी डिटेल में हम आगे जाएंगे, बट अभी तो आप कह सकते हो हीट है। बट डाउट यहां पर यह है कि इतनी हीट कब इवॉल्व होगी, इतनी हीट कब इवॉल्व होगी, ये अभी हमें जानना है। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है पर मोल, इसका क्या मतलब होगा। चलिए इसी एग्जाम्पल के बाद वापस से मैं इस पर आ जाता हूं। चलिए और सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये तो है ही है। लेट्स से एक रिएक्शन मैंने लिखी बैलेंस करके 2A कन्वर्टिंग इनटू 3B, और इस रिएक्शन का डेल्टा एच, ये माइनस है एक्सोथर्मिक का, ये प्लस लिख देता हूं 50 किलो जूल पर मोल। थोड़ी लैंग्वेज आसान हो जाएगी, इसीलिए मैंने ए और बी की टर्म्स में रिएक्शन ले ली। क्वेश्चन मेरा क्या है पहले वो क्लियर कर लें। ये 50 किलो जूल हमें पता हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ये एक्सोथर्मिक है, हीट सिस्टम से बाहर जा रही है, और ये एंडोथर्मिक है। तो क्वेश्चन ये है कि इतनी हीट कब एब्जॉर्ब होगी, क्या एक के 1 मोल रिएक्ट करे, 5 मोल रिएक्ट करे, 10 मोल रिएक्ट करे, 20 मोल रिएक्ट करे, 50 मोल रिएक्ट करे, कितने भी मोल्स रिएक्ट करे, क्या इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी, इतनी ही हीट एब्जॉर्ब होगी। ये सचिन गुप्ता जी जो भी हैं, मैंने अभी आपसे क्या कहा था, आप अगर सुन रहे हो तो जो अब मैं पढ़ा रहा हूं बीच में कोई इररिलेवेंट कमेंट आप ना करें, हटा दो इनको, इनके कमेंट को। मैं कुछ अच्छी चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको उस पर कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर 50 किलो जूल हीट कब अब्सॉर्ब, जब ए के 1 मोल रिएक्ट करेंगे, 10 मोल करेंगे, या 20 मोल रिएक्ट करेंगे, या बी के क्या होंगे। अब कंफ्यूजन कहां से होता है, ये पर मोल जो लिखा हुआ है, क्या इतनी हीट तब एब्जॉर्ब होगी जब ए का 1 मोल रिएक्ट करेगा, या इतनी हीट तब एब्जॉर्ब होगी जब बी का 1 मोल बनेगा। क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 50 किलो जूल हीट कब एब्जॉर्ब होगी, चाहे ए का 1 मोल रिएक्ट करे, या 10 मोल रिएक्ट करे, या 100 मोल्स रिएक्ट करे, या बी के 1 मोल बने, या बी के 100 मोल्स बने,
चाहे कितना भी रिएक्ट कर रहा है, क्या ये कह सकते हैं कि हीट इतनी ही एब्जॉर्ब होगी? क्या हीट इतनी ही एब्जॉर्ब होगी चाहे इसका 1 मोल रिएक्ट करे या इसका 10 मोल रिएक्ट करे? क्या हम कुछ अमाउंट से इसको रिलेट कर सकते हैं? आंसर यस या नो में नहीं देना है, आपको आंसर इस तरह से देना है कि किसके कितने मोल्स रिएक्ट करने पर या किसके कितने मोल्स बनने पर इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी। क्या ए का 1 मोल रिएक्ट करेगा तब इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी, या जब बी का 1 मोल बनेगा तब इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी, या आप कुछ और कहना चाहते हो? जैसे एक आंसर आया, राइट, व्हेन 1 मोल ऑफ बी इज फॉर्म्ड, एक ऑप्शन आंसर ये हो सकता है, अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। या एक और आंसर आया है माधव माहेश्वरी का, व्हेन 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट, गुड, अभी ऑप्शंस में पढ़ रहा हूं। आदित्य नहीं, आकाश तिवारी का आया है, ए के 2 मोल के लिए आया है, यानी ए का 1 मोल नहीं, ए के 2 मोल के लिए। केशव सराफ ए का 1 मोल के लिए। बी के 2 मोल बन जाएंगे तब। बहुत ढंग से समझना जो क्वेश्चन में पूछ रहा हूं। रुशिल आचार्य 3 मोल्स ऑफ बी, अच्छा चलिए, अब जो इसी में मैं कहता हूं, कुछ आप में से कह रहे हैं जब ए का 1 मोल रिएक्ट करेगा, कुछ कह रहे हैं जब बी का 1 मोल बनेगा। हाँ, लेकिन क्या ये ए का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो क्या बी का भी 1 मोल बनेगा? नहीं, ए का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो बी का 1 नहीं बनेगा, क्योंकि 2 से 3 बन रहे हैं तो 1 मोल से 1.5 होगा। तो यहां पर ऐसा तो नहीं है कि इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 1 मोल बनेगा, ये नहीं है। इसके 2 रिएक्ट करेंगे तो इसके 3 बनेंगे, 1 रिएक्ट करेगा तो इसका 1.5। अब बहुतों ने कहा कि जब ए का 1 मोल रिएक्ट करेगा, यानी बी से नहीं ए से डिसाइड कर रहे हैं। चलिए इसी में एक क्वेश्चन, एक और रिएक्शन को थोड़ा बदल देता हूं, ये डेटा तो अभी भी वही है, मान लेते हैं ये रिएक्शन ऐसे है, 2a + 4c कन्वर्टिंग इनटू 3b। अब क्वेश्चन फिर से वही है, क्या जब ए का 1 मोल रिएक्ट करेगा तब, या जब सी का 1 मोल रिएक्ट करेगा तब? क्योंकि ए का 1 रिएक्ट करेगा तब सी के कितने रिएक्ट कर जाएंगे? 2। या सी का 1 रिएक्ट करेगा तो ए का कितना रिएक्ट करेगा? हाफ। तो क्वेश्चन फिर से ये, अब किससे डिसाइड करेंगे, ए के 1 मोल से या सी के 1 मोल से? रेवती सिंह, जितने स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। आयुष, एवरेज मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। किसी एक और का जो एल आर, नहीं, 1 मोल ऑफ बी, बहुत सी एंड ए रिएक्ट, सी और ए तो रिएक्ट करेंगे। टोटल मोल्स ऑफ ए एंड सी, यानी एक और ऑप्शन आता है क्या, ए और सी के टोटल 1 मोल, यानी इन दोनों के जब 1 मोल रिएक्ट करेंगे, ऐसा? टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट इज 1 मोल ऑफ ए एंड 2 मोल्स ऑफ सी। उल्टा क्यों नहीं कर सकता, 1 मोल ऑफ सी एंड हाफ मोल ऑफ ए? और जिनको लग रहा है बी के 1 मोल, तो यहां पर मैं एक और ऐड कर सकता हूं, ये रिएक्शन ही मान लो ऐसी है, 4c + 2a कन्वर्टिंग इनटू 3b + 5d। अब किसके 1 मोल? तो नाउ अब मैं आंसर बता रहा हूं, लिसन इट केयरफुली।
कंफ्यूजन किससे होता है? ये पर मोल से। तो ऐसा लगता है कि किसी न किसी का 1 मोल, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर जब एक केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं और केमिकल रिएक्शन के साथ अगर यहां पर इस तरह से पर मोल लिखा हुआ है तो इस पर मोल को हम बोलते हैं पर मोल ऑफ रिएक्शन। थोड़ा अजीब सा सेंटेंस है पर मोल ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन कोई सब्सटेंस तो है नहीं। तो पर मोल ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है? तो यहां पर मोल ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब इतनी हीट तब एब्जॉर्ब होगी जब इसके 4 मोल्स के साथ इसके 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे। 4 मोल्स के साथ 2 मोल्स रिएक्ट करके इसके 3 मोल्स और इसके 5 मोल्स बनाएंगे, तब इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी। अगेन यहां पर ये रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर कभी भी आप किसी रिएक्शन का डेल्टा एच लिख रहे हो 50, 100, 200, 300, पहली चीज ये रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। अनबैलेंस्ड रिएक्शन के साथ में कभी भी डेल्टा एच नहीं लिखोगे। अब अगर ये रिएक्शन बैलेंस्ड है तो ये 50 किलो जूल पर मोल आपको क्या बता रहा है कि जब इसके 4 मोल्स के साथ इसके 2 मोल्स रिएक्ट करके इसके 3 और इसके 5 मोल्स बनाएंगे तो इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी। ये इंफॉर्मेशन है। अब आपके तो नहीं, हमारे पास तो सी के इतने मोल्स नहीं है, इतने मोल्स नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, यूनिटरी लगा सकते हो। 4 मोल्स रिएक्ट करेंगे तो 50 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब होगी। अब आपके तो नहीं 40 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, 4 जब रिएक्ट कर रहे हैं तो हीट कितनी एब्जॉर्ब हो रही? 50। तो जब 40 मोल्स रिएक्ट करेंगे तो हीट कितनी एब्जॉर्ब होगी? 500। यूनिटरी लगा दी हमने। यूनिटरी आप सी के लिए या ए के लिए किसी से भी आप लगा सकते हो, यानी रिएक्ट किसके कितने मोल्स कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। ये तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि अगर सुनना अच्छी तरह से, अगर इसके 4 मोल्स रिएक्ट करेंगे इसके 2 मोल्स के साथ तो इसके 3 और इसके 5 मोल्स बनेंगे तो इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी। इसीलिए जब भी हम किसी रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट से मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8c + 4a कन्वर्टिंग इनटू 6b + 10d, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो हमें पता है जिस फैक्टर से हम रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा एच भी उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अभी भी यहां पर क्या लिखा जाएगा? किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल ही लिखा जाएगा। लेकिन अब यहां पर ये इतनी हीट कब एब्जॉर्ब होगी? अब आप क्या बोलोगे? जब सी के 8 मोल्स के साथ ए के 4 मोल्स रिएक्ट करके बी के 6 और डी के 10 मोल्स बनाएंगे। ऑब्वियसली क्वांटिटी सारी डबल हो गई तो जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो भी डबल हो जाएगी। ये 4 मोल्स के लिए था, ये 8 मोल्स के लिए, तो क्वांटिटी भी यहां पर डबल हो जाएगी। तो इसीलिए रिएक्शन को कभी भी किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा एच भी उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये याद रखना, उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। उसी को अब मैं यहां पर रिलेट कर देता हूं। यहां पर अगर हम सोचें इतनी हीट कब इवॉल्व होगी, तो राइट नाउ देखा जाए तो क्या बोलोगे? यस, सबको बोलना है मेरे साथ। क्या बोलना है? यानी 50 किलो जूल हीट इवॉल्व होगी जब लिथियम के 4 मोल्स ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करके Li2O के कितने मोल्स बनाएंगे? 2 मोल बनाएंगे, तब इतनी हीट इवॉल्व होगी। अब अगर आप इसको उल्टा कर लेते हैं, अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ट्वाइस लिथियम प्लस हाफ O2, 2 से डिवाइड कर दिया, क्या रह जाएगा? Li2O। तो अब यहां पर जो डेल्टा एच लिखोगे वो कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अभी भी क्या लिखा जाएगा? किलो जूल पर मोल। अभी भी लिखा जाएगा किलो जूल पर मोल ही लिखा जाएगा। तो यहां पर रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, इसका मतलब समझ में आना चाहिए। ये पर मोल जो है वो जरूरी नहीं, हाँ अगर इसका कोफिशिएंट 1 है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 1 है तो इसका 1 मोल है, इसका कोफिशिएंट 4 मोल्स है, तो इसके 4 मोल्स जब रिएक्ट करेंगे और इसके कितने मोल्स बनेंगे? 2 मोल्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे भी मैं बताऊंगा कि इसका क्या और कहाँ कहाँ यूज होता है, बट बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन वो हमें नहीं पता होती है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये लिमिटिंग से रिलेटेड एक पॉइंट था जो कि मैंने आपको बता दिया, उसको आपको माइंड में रखना है। आगे बढ़ते हैं, लिमिटिंग वाला पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं,
टाइप 3 प्रॉब्लम। टाइप 3 प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ मिक्सचर। रिलेटेड विथ मिक्सचर। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एक मिक्सचर है एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम लेट से प्लस मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का एक मिक्सचर है, या कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक मिक्सचर है। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली आते हैं और पूछा ये जाता है कि बताओ अगर एक मिक्सचर है तो इसके अंदर जनरली ये पूछा जाता है बताओ एल्यूमिनियम कितने ग्राम होगा या मैग्नीशियम कितने ग्राम होगा। हाँ, इसके लिए क्वेश्चन में कुछ और इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी तो क्या अप्रोच होती है। चलिए पहले मैं एक सिंपल से क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बता देता हूं कि थोड़े वेरिएबल्स की टर्म में ले रहा हूं। ये W ग्राम मिक्सचर है, W ग्राम मिक्सचर है एल्यूमिनियम और किसका, मैग्नीशियम का। और इस मिक्सचर की हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ, HCl के साथ, HCl के साथ। ये W1 लिख देता हूं तो W2 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई, W2 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई। W1 W2 ये वैल्यूज हमें गिवन है और इससे हमें ये बताना है कि बताइए जो मिक्सचर हमने लिया था W1 ग्राम उसके अंदर एल्यूमिनियम कितना है और उसके अंदर मैग्नीशियम कितना है, वो आपको बताना है। राइट, क्वेश्चन क्लियर है। W1 ग्राम मिक्सचर है जिसको HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो हाइड्रोजन कितनी प्रोड्यूस हुई, W2 ग्राम। तो अब आपको बताना है कि W1 ग्राम में एल्यूमिनियम कितने ग्राम है और मैग्नीशियम कितने ग्राम है। क्या करना होगा, सबसे पहला काम जो हम हमेशा करते हैं रिएक्शंस लिखनी होगी। रिएक्शंस लिखने में ही एरर होती है। यहां पर एल्यूमिनियम की HCl के साथ भी रिएक्शन होगी जनरली। कैसे, ये थोड़े फैक्ट है जो आपको पता होने चाहिए। जो मेटल्स होते हैं ये सभी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये दोनों ही मेटल्स हैं जो कि HCl के साथ रिएक्ट करेंगे। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इनऑर्गेनिक में भी आप पढ़ोगे कि कौन रिएक्ट करता है कौन नहीं, तो ये अपने आप आइडिया हो जाएगा। तो यहां पर फर्स्ट थिंग आपको ये देखना होगा कि ये जो दोनों कंपोनेंट है, क्या ये दोनों कंपोनेंट HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, तो यस ये दोनों कंपोनेंट दोनों ही मेटल है HCl के साथ रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन क्या होगी वो आपको लिखनी होगी। तो एल्यूमिनियम क्या बनाएगा, AlCl3 प्लस H2, मैग्नीशियम क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस H2। ये बहुत ही बेसिक सी रिएक्शंस है जो पता होनी चाहिए। फिर आपको इसको बैलेंस करना होगा, 3 यहाँ पर 2, ये 3/2 और ये आई थिंक बैलेंस्ड है। इसमें एरर क्या होती है वो मैं बता दूं। बहुतों की आदत क्या होती है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का मिक्सचर है तो वो क्या करते हैं एल्यूमिनियम मैग्नीशियम प्लस HCl और फिर यहाँ पर लिख देते हैं AlCl3 प्लस MgCl2, ये लिख देते हैं प्लस H2। ये गलत है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। नहीं, एल्यूमिनियम HCl के साथ अलग से रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम HCl के साथ अलग से रिएक्ट कर रहा है। ये अलग से रिएक्ट कर रहे हैं। जब तक मैग्नीशियम और HCl है ये रिएक्शन होगी, जब तक एल्यूमिनियम और HCl है ये रिएक्शन होगी। तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। जबकि आप अगर इस तरह से लिखते हो तो इससे ये इंडिकेशन जाता है कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम और HCl ये तीनों एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इनमें गड़बड़ क्या होती, कोई एक एल्यूमिनियम कंज्यूम हो गया तो क्या ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे, करेंगे। हाँ, लेकिन इन दोनों में से अगर एक भी कंज्यूम हो गया तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिए, एल्यूमिनियम और HCl आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उसमें मैग्नीशियम का कोई रोल नहीं है। तो ये अलग रिएक्शन है, ये अलग रिएक्शन है, आपको इनको अलग अलग लिखना है, इनको आप कंबाइन करके नहीं लिखोगे। तो ये एक पॉइंट था सबसे पहला, वो अच्छी तरह से याद रखना, आगे भी ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इवन क्लास के अंदर भी जब मैं ये चीज बताता हूँ सुनते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद जब वापस से मैं कोई नया क्वेश्चन देता हूँ तो फिर से वो चीज दिमाग से निकल जाती है। तो अच्छी तरह से याद रखना, मिक्सचर के कंपोनेंट्स कभी आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। जब आप इसमें कोई और सब्सटेंस मिलाते हो तो ये कंपोनेंट उसके साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन आपस में कभी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो पहली स्टेप
आपको चेक करना होगा कि क्या रिएक्शंस वहां पर हो रही है, वो रिएक्शंस लिखनी है और उन रिएक्शंस को आपको बैलेंस करना है, राइट। यहाँ पर एक डाउट दिख रहा है मुझे, रिएक्टिविटी के हिसाब से नहीं होगा, यहाँ रिएक्टिविटी की कोई भी बात नहीं हो रही, कौन रिएक्ट कर सकता है, या तो वो रिएक्ट करेंगे या रिएक्ट नहीं करेंगे, दो। तो सीधी सी बात है, पहले कौन कर रहा है बाद में कौन कर रहा है, इससे भी अभी हमें कोई मतलब नहीं है। नाउ अब क्या करना है, स्टेप 1 ये हुई। स्टेप 2, अब मान लेते हैं एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का जो मिक्सचर है उसमें एल्यूमिनियम के x मोल है और मैग्नीशियम के y मोल। दे रखा है मास, लेकिन हमने यहां पर क्या माने हैं, मोल्स, मास नहीं मानना है। आप ये भी बोल सकते हो सर x ग्राम और y ग्राम मान लो, कर सकते हो वैसे भी, लेकिन हम हमेशा यहां पर क्या मानेंगे, x मोल और y मोल, x मोल और y मोल। हाँ ये जरूर कह सकते हो कि अब आप यहां से एक इक्वेशन बना सकते हो कि इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसके x मोल और हम मान रहे हैं इसके y मोल, तो इन दोनों का जो मास होगा वो W1 ग्राम के बराबर होना चाहिए। तो इसके x मोल का मास कितना हो जाएगा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना, 27 इंटू x, ये एल्यूमिनियम का मास हो गया। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 24, तो 24 इंटू y, ये मैग्नीशियम का मास हो गया, और ये टोटल मास कितना होना चाहिए W1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। दो वेरिएबल है x और y, दो इक्वेशन हमें चाहिए। एक इक्वेशन यहां से बन गई 27x प्लस 24y, एक इक्वेशन यहां से आ गई। अब हमें क्या चाहिए, एक और इक्वेशन। अब हमने क्या किया, इसके अंदर क्या डाला, HCl के कितने मोल्स डाले वो नहीं गिवन है, तो हम यही मानेंगे कि HCl अच्छा खासा है, सफिशिएंट अमाउंट में है, तो इसके x मोल पूरे रिएक्ट कर जाएंगे, इसके y मोल्स पूरे रिएक्ट कर जाएंगे। रिएक्शन बैलेंस है तो इसके x मोल से इसके कितने मोल्स बनेंगे 3/2x, और इसके y मोल से इसके कितने मोल्स बनेंगे y मोल्स दोनों के, तो 3/2x और y। यहां पर अब 3/2x और इसके y मोल्स, तो टोटल हाइड्रोजन के कितने मोल्स बने 3/2x प्लस y मोल्स बने, ठीक है। तो इतने टोटल मोल्स यहां पर बने। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास हमें पता है कितना होता है 2, तो इतने मोल्स का मास क्या होगा इंटू 2, और क्वेश्चन में दे रखा है कि कितने ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है W2 ग्राम, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। हाइड्रोजन के 3/2x और y, तो इतने मोल्स इंटू 2, इतना मास हमारे अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होना चाहिए। गिवन है कितना प्रोड्यूस हो रहा है W2, इक्वेशन बना दी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, यहां से हम x और y निकाल सकते हैं, यानी एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के मोल्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरह से क्वेश्चंस होंगे, ये एक सिंपल सा एग्जांपल था, इसमें आगे हम करेंगे। एक तो होमवर्क जो है नेक्स्ट क्लास के लिए डीपीपी नंबर 4 जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो लिंक से, तो डीपीपी नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं लिख देता हूं डीपीपी नंबर 4, और S1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 29, 30, 32, 33, बस यही है नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क, ये हम डिस्कस करेंगे। और फिर से ये कहूँगा प्रैक्टिस करिए, अभी भी स्पीड कॉन्फिडेंस अगर नहीं है, कम कॉन्फिडेंस है, फिर से इन क्वेश्चंस को करो, रिपीट करो जब तक कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता। सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। पहली बार जब आपने किया, सपोज कोई एरर हुई है, नेक्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो वो एरर नहीं होनी चाहिए। अगर वो एरर हो रही है तो 2 दिन बाद उस क्वेश्चन को फिर से करो। एक एक क्वेश्चन में फिर से आपसे कर रहा हूं, 4-4, 5-5 बार आपको करना है, 4 to 5 टाइम्स। कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। इवन यू कह दो कि आंसर भी आपको याद हो जाने चाहिए कि सर अब तो आंसर भी याद हो गया इस क्वेश्चन का।
तब जाके मुझे लगेगा कि हाँ अब आपको वो स्पीड आ जाएगी, सब कुछ वहां पर आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 to 5 टाइम्स आपको इनको करना है। चलिए इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।